Hello viewers and welcome to Pahuja Law Academy. Today we are going to talk about Indian Penal Code. Indian Penal Code है क्या? ठीक, और इसके बारे में हम थोड़ा एक डिटेल में इसकी पॉलिसी, इसका हिस्टोरिकल अप्रोच, ये सारी चीजें समझेंगे. देखिए, इंडियन पीनल कोड अगर जनरली देखा जाए, वर्ड क्या है? इंडियन पीनल कोड. सबसे पहले ये समझिए कोड क्यों कहा गया है. अच्छा, इसके पहले भी कोड समझने के पहले एक चीज समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड आया कैसे एग्जिस्टेंस में और बना कैसे, ये सारी चीज समझते हैं. ठीक है, तो इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले व्हाट वी विल डिस्कस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पीनल कोड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पीनल कोड. क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? देखिए, अगर देखा जाए, शुरुआत किया जाए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंशिएंट टाइम पीरियड से. एंशिएंट टाइम पीरियड में हमारे पास इंडियन पीनल कोड, मतलब पीनल कोड जैसी कोई वो था ही नहीं. पीनल कोड है क्या? पीनल कोड ये है कि जब कोई पर्सन एक क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट किस मैनर में होगी, कितनी होगी, ये सारी चीजें दी गई हैं इंडियन पीनल कोड में. तो अगर हम इसको ट्रेस बैक करें, हिस्टोरिकल अप्रोच उठा करके देखें, तो एंशिएंट टाइम पीरियड में सबसे पहला टाइम पीरियड कौन सा उठाते हैं? एंशिएंट टाइम पीरियड में जाते हैं. एंशिएंट टाइम पीरियड में आप जाओगे, इस एंशिएंट टाइम पीरियड में आप देखोगे कि हमारे पास कोई पीनल कोड नहीं था, कोई पीनल प्रोविजन था ही नहीं. तो हम कैसे गवर्न होते थे? हम गवर्न होते थे मनुस्मृति. मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने. मनुस्मृति से गवर्न होते थे. मनुस्मृति एक ऋषि थे, मनु, उन्होंने लिखा मनुस्मृति. मनुस्मृति में ही हैज मेंशन अबाउट एवरीथिंग, कि अगर आप चोरी करते हो तो कितनी पनिशमेंट होगी, आप मर्डर करते हो कितनी पनिशमेंट होगी, इफ यू आर किलिंग एन एनिमल तो कितनी पनिशमेंट होगी, ये सारी चीजें मेंशन थे. तो मनुस्मृति में ये चीजें मेंशन थे. साथ ही साथ मनुस्मृति के साथ अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य ने लिखा है, उसमें भी आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट मेंशन थे. ठीक, ऐसे कई धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास वगैरह में ऐसा मेंशन था कि कोई क्राइम करते हो तो कितनी पनिशमेंट होगी, ये मेंशन था. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर एंशिएंट टाइम पीरियड में रहें तो ये सारे बुक्स और ये सारे टेक्स्ट हमारे पास हैं जो पीनल लॉस की बात करते हैं, पीनल प्रोविजन की बात करते हैं. ठीक, फिर मूव ऑन करते हैं. हम कहां आते हैं? मेडिवल टाइम पीरियड में आते हैं. मेडिवल टाइम पीरियड में आते हैं. यहां क्या, यहां आ चुके थे ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स आ चुके, सॉरी ब्रिटिशर्स नहीं, यहां आ चुके थे मुगल. ठीक है, मुस्लिम रूलर्स थे. अब मुस्लिम रूलर्स थे तो इनका क्या काम होता था? ये अपना पूरा रूल रेगुलेशन कैसे गवर्न करते थे? ये रूल्स रेगुलेशन सब कुछ कुरानिक लॉ के हिसाब से गवर्न करते थे. कुरानिक लॉ के हिसाब से गवर्न करते थे. अब कुरानिक लॉ के हिसाब से जब गवर्न करते थे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको शरीयत कहते हैं. ठीक, तो मेडिवल टाइम पीरियड में हमारे पास क्या था? शरीयत था. और शरीयत ये होता है कि वहां पे आपके उसके बारे में मेंशन है, पीनल प्रोविजन वहां मेंशन है. क्या क्या? जैसे इफ अ पर्सन इज कमिटिंग थेफ्ट, या लोन लेकर के आप वापस नहीं करते हो, लोन लेना ही खैर गुनाह है वहां पे, ठीक है, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं. इफ यू आर कमिटिंग मर्डर टू समवन, ये सारी चीजें हैं, वो सब कुछ मेंशन है, पीनल प्रोविजन मेंशन है वहां पे. तो शरीयत से गवर्न करते थे. अब ब्रिटिशर्स आते हैं. अब तीसरा टाइम पीरियड है, तीसरा वो है ब्रिटिशर्स. इसको आप मॉडर्न टाइम पीरियड भी कहते हैं. मॉडर्न टाइम पीरियड में कौन आ जाता है? ब्रिटिशर्स आ जाते हैं. ब्रिटिशर्स आ जाते हैं. ब्रिटिशर्स आते हैं तो इनके साथ क्या इशू हुआ? इन्होंने देखा कि कोई लॉ, कोई यूनाइट लॉ है ही नहीं, हर जगह अलग अलग लॉ है. कहीं पे हिंदू राजा है तो वो क्या कर रहा है? हिंदू रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है. इफ देयर इज सम अदर मुस्लिम रूलर, ही इज फॉलोइंग द कुरानिक और शरीयत लॉ. तो यहां बड़ी डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटीज दिखी उन्हें. देन व्हाट दे हैव थॉट कि इंडिया को कैप्चर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके लिए लॉज भी बनाने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन भी बनाने पड़ेंगे. एंड फॉर दैट दे हैव स्टार्टेड, जब इंडिया को अच्छे से कैप्चर कर लिया इन्होंने, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग लॉज. और उस लॉ के बनाने के लिए उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले बनाया लॉ कमीशन. लॉ कमीशन बनाया. इस लॉ कमीशन का काम क्या था? लॉ कमीशन का काम यह था कि सबसे पहले ये असेस करना कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, तो इसको इंडिया में एक लॉ कैसे यूनाइट करके बनाया जाए. क्योंकि लॉ कमीशन के मेंबर्स कहाँ के थे? मोस्टली मेंबर ब्रिटिशर्स थे. उनको इतना नहीं पता था कि कौन सा लॉ बनाया जाए. इनफैक्ट ब्रिटिशर्स, उनको इंडियन के लिए लॉ बनाना था ना, तो उनको नहीं पता था यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ के लोग रहन सहन, उनकी आपका मेंटलिटी कैसी है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है, उनका मेंटल स्टेटस, ये सारी चीजें नहीं पता थी.
तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने ये देखा कि यार सबसे पहले एक काम किया जाए। क्या काम किया जाए? सबसे पहले एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो यहां के सिचुएशन को असेस कर सके, सारी चीजें समझ सके, और वो सब असेस करने के बाद, चीजें समझने के बाद उस बॉडी से ड्राफ्ट करवाई जाए इस सिचुएशन में कि इंडियन कंट्री में इंडिया के लिए सबसे बेहतर लॉ कौन सा होगा, इंडिया के लिए सबसे बेहतर लॉ कौन होगा। सबसे पहले असेस करवा करके उस बॉडी से हम क्या करें, हम कोडिफाई करवाएं, ड्राफ्ट बनवाएं। तो इसीलिए हमारा लॉ कमीशन बना। फॉर दैट पर्पस लॉ कमीशन बना। अब लॉ कमीशन का क्या काम था? लॉ कमीशन का काम था यहां के लोगों को असेस करना, यहां की सिचुएशन असेस करना और फिर लॉ बनाना। और इस लॉ कमीशन ने सबसे पहले 1833 में लॉ कमीशन बनता है और सबसे पहले इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करना शुरू किया जाता है। इंडियन पीनल कोड जब ड्राफ्ट होना शुरू हुआ, ठीक, 1833 से 1837 तक ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। इस ड्राफ्ट को बनाने वाले लोग कौन कौन से थे, ये पॉइंट ध्यान देना। इस ड्राफ्ट को बनाने वाले लोग कौन कौन से? लॉर्ड मैकॉले थे, ठीक है, मैकॉले थे, लॉर्ड मिलेट थे, ठीक है, मैकॉले, मिलेट, एंडरसन थे और मैक्लियोड थे। ये चार लोगों ने आईपीसी मिलकर के ड्राफ्ट किया। ये चार लोगों ने मिलकर के पूरा इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया। इन चार लोगों ने आज जो इंडियन पीनल कोड है इसको ड्राफ्ट किया। अब देखिए 1837 में ड्राफ्ट बन के कंप्लीट हो जाता है। कुछ डिस्प्यूट्स इधर उधर के उठे थे तो उनको छोड़िए, 1860 में फाइनली इंडियन पीनल कोड पास हो जाता है। 1860 में फाइनली इंडियन पीनल कोड पास हो जाता है। अब इंडियन पीनल कोड पास हुआ, अप्लाई होना शुरू हो गया और आज के टाइम में हम उसी इंडियन पीनल कोड को ही फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए इंडियन पीनल कोड को क्या कहता है? ये इंडियन पीनल कोड है। इंडियन वर्ड समझिए, इंडियन पीनल कोड है। पीनल मतलब पनिशमेंट यहां पे बताई गई। पनिशमेंट किस चीज की? ऑफेंस, कोई क्राइम करोगे तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है। अब क्राइम करोगे तो पनिशमेंट क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें। लेकिन वो सब समझने के लिए सबसे पहले क्या, क्राइम तो समझो क्या होता है। क्राइम होता क्या है ये समझिए सबसे पहले। तो क्राइम होता क्या है वो समझने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए क्राइम अगर देखा जाए, क्राइम क्या होता है, तो क्राइम इज समथिंग विच लॉ प्रोहिबिट्स टू डू। क्राइम क्या होता है? लॉ ने आपको कोई काम करने से मना किया और आप फिर भी करते, वही क्राइम है। अगर बेसिकली देखा जाए, सिंपल सा लैंग्वेज देखा जाए कि वट एवर लॉ हैज प्रोहिबिटेड यू एंड स्टिल इफ यू आर डूइंग दैट, वो क्या होगा, वही क्राइम होगा। सीधा सा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। लॉ ने कोई चीज प्रोहिबिट किया, कोई ऐसी चीज जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है या लॉ ने आपको स्टॉप किया है ना करने से, लिए आप उसको फिर भी करते, वो क्राइम या ऑफेंस माना जाता है। इसको और डिटेल में समझिए, क्राइम या ऑफेंस को और डिटेल में समझिए। क्राइम का जो स्टेज है वो समझिए, क्राइम का जो स्टेज है वो समझिए। स्टेजेस ऑफ क्राइम अगर आपको समझना है, ठीक, तो आपको क्राइम समझ आ जाएगा। अगर क्राइम का स्टेज समझना है तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्राइम कमिट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। अरे भाई इंसान ही तो क्राइम कमिट करेगा ना, जानवर तो नहीं करेगा ना। इंसान ही क्राइम कमिट करेगा, जानवर करते हैं वो अलग चीज है, वो मार मार के खा जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्या है कि सबसे पहले देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग क्राइम करता क्यों है, आप खुद सोचिए। एक इंसान क्राइम करता क्यों है? व्हाई? क्योंकि किसी वजह से कोई रीजन होता है क्राइम करने के पीछे। एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी ना, देयर वाज अ डायलॉग कि कोई बंदा अपने मां के पेट से क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, उसको सिचुएशन, उसको परिस्थितियां, हालात, दीज आर द फैक्टर्स विच मेक्स अ ह्यूमन बीइंग इनटू क्रिमिनल, विच टर्न्स अ ह्यूमन बीइंग इनटू क्रिमिनल। तो क्या एक आदमी क्राइम कब करता है? उसके पीछे कुछ ना कुछ वो होता है, रीजन होता है क्राइम करने के। रीजन क्या है? जैसे आप खुद सोचिए कि एक आदमी क्राइम करता है तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? या तो जेलसी, या तो एंगर,
या तो लालच, ऐसी कोई चीज होती है ना, ग्रीड, जेलसी, एंगर, सैडनेस, लव, एटसेट्रा, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से एक पर्सन क्राइम करता है ना? यही रीजन है ना? तो ये क्या है? ये सारे रीजंस कहां रहते हैं? दिखते तो है नहीं ना, दिमाग की उपज होती है ये सारी चीजें। दीज रीजंस कम फ्रॉम मेंटल स्टेट, माइंड से आता है ये सारी चीजें। तो क्राइम करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ मेंटल, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीजें चल रही हैं, किसी से गुस्सा हैं आप, कोई लालच में है, कोई चीज पाना चाहते हैं, नहीं मिल पा रही, तभी तो क्राइम करते हैं। तो ये मेंटल स्टेट है आपका। मेंटल स्टेट मतलब पागलपना वाला स्टेट नहीं, वो मत समझना। इट इज दैट एंगर, दैट ग्रीड, दैट लालच, ऑल थिंग इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड। ठीक, उसी को हम लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? दूसरा, पहला हो गया ह्यूमन बीइंग, दूसरा हो गया उस लैटिन लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं मेंस रिया। मेंसरिया कहते हैं इसको। मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड, अ माइंड विच इज गिल्टी, अ माइंड वेयर यू थॉट अबाउट किलिंग समवन और रॉबिंग समवन, और कुछ ऐसी किसी के बारे में गलत सोचते हैं आप, उसी को गिल्टी माइंड कहा जाता है। गिल्टी माइंड यही है, किसी के बारे में जब आप गलत सोचते हैं उसी को गिल्टी माइंड कहा जाता है। गिल्टी माइंड कब होता है एक पर्सन? व्हेन ही थॉट टू डू सर्टेन ऑफेंस। क्राइम करने का ये दूसरा स्टेज है, मेंसरिया होना चाहिए। मेंसरिया क्या? गिल्टी माइंड होना चाहिए। गिल्टी माइंड आता कैसे? एंगर से आता है, ठीक है, ग्रीड से आता है, किसी और इमोशन से आता है, डिप्रेशन से आता है, डेस्परेशन से आता है, ये सारी चीजों से एंगर आता है आपको, ठीक है, वो सॉरी मेंसरिया आपका डेवलप होता है। तो दूसरा स्टेज क्या हो गया? क्राइम का पहला स्टेज एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा मेंसरिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। यहां लिख लो आप लोग, गिल्टी माइंड होना चाहिए। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज है अब गिल्टी माइंड, आपने सोच लिया किसी को मारने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए आपने सोच लिया, अब एक्ट भी तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू हैव ट्राइड टू कमिट और इफ यू हैव थॉट टू कमिट समथिंग, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना यार। आप यहां पे आए हैं, यहां बैठे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप जुडिशरी निकालो, आप क्लैट निकालो, आप एलएलबी का एंट्रेंस निकालो, एलएलएम का एंट्रेंस निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन बीट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्ट तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ सोचने से नहीं काम चलेगा। तो क्राइम में भी वैसे ही होता है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? उसका मेंसरिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए? एक्ट होना चाहिए। एक्ट, इसको लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? एक्टस रियस कहते हैं। एक्टस रियस कहते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया एक्टस रियस। एक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्ट होना चाहिए। अब एक्ट अगर हो गया, आपका एक्ट हो गया, अच्छा मान लीजिए आपने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग मिल गया, क्राइम के स्टेज में बता रहा हूं, सबसे पहले क्या आना चाहिए? ह्यूमन बीइंग, फिर उसके दिमाग में गिल्टी माइंड आना चाहिए, फिर उस गिल्टी माइंड को उसने इन्फोर्स किया, इंप्लीमेंट किया और एक्ट किया। आपने सोचा इसको जान से मार दूं और आपने शूट किया। अब क्या होगा? शूट करने के बाद क्या होगा? इंजरी होगी, वो पर्सन गिर जाएगा जमीन पे, ब्लड निकलने लगेगा, मर जाएगा। यही तो इंजरी है। आपने सोचा चोरी करने के लिए, तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, फिर मेंसरिया, सोचा आपने चोरी करने के लिए और आपने चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया तो नुकसान होगा ना सामने वाले का, कुछ ना कुछ इंजरी होगी। तो इंजरी क्या हो गया? फोर्थ हो गया इंजरी। ये फोर्थ स्टेज ऑफ क्राइम हो गया। तो क्राइम के ये 4 स्टेज होते हैं। क्राइम के ये 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? सबसे पहला स्टेज होता है एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, समझना, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा स्टेज क्या हो गया? दूसरा स्टेज हो गया कुछ मेंसरिया, मतलब कुछ गिल्टी माइंड होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया? गिल्टी एक्ट होना चाहिए, गिल्टी एक्ट होना चाहिए। गिल्टी एक्ट को आप क्या लिखते हैं? गिल्टी एक्ट को आप या तो लिख दो एक्टस रियस, लिख दो एक्टस रियस, या गिल्टी
एक्ट लिख दो, सेम चीज है। ये लैटिन वर्ड है, आप डू नॉट वंडर कि ये क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा ये हो गया, फोर्थ पहुंच जाइए कि कुछ ना कुछ इंजरी होनी चाहिए, तब जाकर के क्राइम होगा। तो ये 4 स्टेज ऑफ क्राइम है, 4 स्टेज क्राइम है, ये चारों स्टेज हैं क्राइम्स के। अब जाकर के ऐसे क्राइम होता है। तो कोई भी चीज जब क्राइम बन जाता है तो इंडियन पीनल कोड उसे क्या करती है, इंडियन पीनल कोड उसे पनिश करती है, इंडियन पीनल कोड उस क्राइम को पनिश करती है। ये है आपका क्राइम, ये है आपका क्राइम। समझ आया क्या, बताइए। आई होप आप समझ गए होंगे, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। चलिए, इफ इट इज क्लियर तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और क्या, अब क्राइम तो ये हो गया। अब इंडियन पीनल कोड देखिए, इंडियन पीनल कोड में कई तरीके की चीजें हैं। इंडियन पीनल कोड को क्या कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड को कहा जाता है, ये पीनल लॉज हैं, पीनल लॉज के बारे में, इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया, ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, पूरी पॉलिसी समझिए। इंडियन पीनल कोड में 2 तरीके की, ठीक है, एक समझिए, 2 तरीके का वो ऑफेंस बताया गया है, 2 तरीके का ऑफेंस बताया गया है, ठीक। एक जो बड़ा सीवियर नेचर का होता है और जो इतना सीरियस नेचर का नहीं होता है। ये समझने के लिए पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। इंडियन पीनल कोड, बार बार मैं ये वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि ये समझाने की जरूरत है। कोड वर्ड है, क्या है वर्ड, कोड है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ये सारे एक्ट हैं, ये सारे एक्ट हैं। व्हाट अबाउट कोड का क्या मतलब है फिर, कोड का क्या मतलब है, कोड का मतलब क्या है। एक देखिए, एक तो एक्ट हो गया, आप ये समझिए, कुछ चीजें एक्ट है यहां पे, कुछ कुछ लॉज को आप क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, कुछ कुछ लॉज को आप क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लॉज को आप एक्ट कहते हैं, कुछ कुछ लॉज को आप कोड कहते हैं, ठीक। ये समझिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ये समझिए ये क्यों कहा जाता है। देखिए, कोड जो है, एक्ट, एक्ट क्या होता है, एक्ट मतलब एनी लॉ पास्ड बाई, एनी लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब कोई लॉ पास करती है उसे एक्ट कहते हो आप। पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ पास करती है उसे क्या कहते हो, एक्ट कहते हो। और कोड कब बनता है, देखिए, डिफरेंट एक्ट को जब मर्ज कर दिया जाता है एक में, वो कोड बना लेता है, ठीक। ऐसा किया क्यों गया था, मैंने आपको अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने क्या बताया था आपसे कि देयर वाज डिफरेंट लॉज। कहीं हिंदू राजा था तो वो हिंदू लॉज अप्लाई करता था, मुस्लिम राजा था तो वो शरीयत अप्लाई करता था। इन सबको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मर्ज करके एक कर दिया, इसी वजह से इसको कोड कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, यूपी में डिफरेंट लैंड के लॉज थे, ठीक है। जैसे एक था एकोमोडेशन एक्ट था, रेंट कंट्रोल एक्ट जिसको कहते हैं, एकोमोडेशन एक्ट कहते हैं, एक था, ठीक है। दूसरा था जमींदारी एबोलिशन एक्ट था, जमींदारी अबोलिशन एक्ट था। ये सारे आप देखोगे जमीन से जुड़े हुए, जमीन के रिलेटेड, सारे लैंड के रिलेटेड लॉज हैं, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा पंचायती राज एक्ट था, पंचायती राज एक्ट था, ठीक है। चौथा था चकबंदी एक्ट था, चकबंदी एक्ट था, चकबंदी एक्ट था। अब ये सब सारे जितने लॉज हैं, इन सबको यूपी गवर्नमेंट ने मिला करके एक कोड में कन्वर्ट कर दिया, एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो डिफरेंट, एनी एक्ट, एनी लॉ विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट विल बी एक्ट, और फिर डिफरेंट एक्ट को मिला करके एक में मर्ज कर दिया जाए, दैट विल बी नोन एज व्हाट, कोड।
तो आईपीसी को इसी वजह से कोड कहा जाता है, क्योंकि आईपीसी डिफरेंट डिफरेंट पीनल लॉज को मिला करके एक कर दिया, इसी वजह से कोड कहा जाता है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी इसी वजह से ऐसा कहा जाता है, एंड सिविल प्रोसीजर कोड भी। यहां देखोगे क्या कोड, जहां भी कोड आए तो समझना कई लॉज मिला करके मर्ज करके एक बनाया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड। बात यह है, एक सवाल आपसे यह है कि इंडियन पीनल कोड आता है 1860 में, 1860 में आता है ना? अब 1860 में आया हुआ लॉ, ये तो किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था ना, अंग्रेजों ने बनाया था अपने लिए, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अब ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज को आज कौन सा है, 2023 चल रहा है, आज तक वो लॉ हम फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वाई? हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्या, या हम कैपेबल नहीं थे क्या दूसरा लॉ बनाने के लिए? वी कुड हैव डन दैट बट वी डिड नॉट। वाई? द रीजन इज ऑलरेडी गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या है, पहले ये समझिए कि कोई भी जो लॉज हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, वो सारे लॉज आज तक क्यों कंटिन्यू होते हुए आ रहे हैं? क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी क्या दूसरा लॉ बनाने की? थी, वी कुड हैव डन दैट, बट हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए रीजन है उसके लिए, हमारे पास आर्टिकल उठा करके देखोगे, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेना, और जो वीडियो देख रहे हैं तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करो। कॉन्स्टिट्यूशन का 372 उठा करके रेफर करो, फटाफट जाओ, और 372(1 और 2 पढ़ लेना। इसमें लिखा गया है 1 और 2, अभी मैं रीड करना, ठीक है, आप रीड करिए, देखिए मैं बता रहा हूं। इसमें 371 और 2 रेफर करोगे तो आपको कंक्लूजन यही मिलेगा, जितने भी लॉज पहले वाले थे, अगर इन लॉज को रोका नहीं गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने उनको नोटिफिकेशन निकाल करके रोका नहीं, या वो लॉ किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को कंट्रावेन नहीं करते हैं, तुरंत रेफर कर लो क्या 13 क्लॉज 2 एंड 13 क्लॉज 2 नहीं, 13 क्लॉज 1 रेफर कर लो तुरंत यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का। इन दोनों को मिला करके पढ़ोगे तो ये लॉ लिखा गया है कि जो भी लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, 1950 के पहले जितने भी लॉज हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते हैं, या फिर इधर देखोगे कि अगर वो समहाउ प्रेसिडेंट ने उन्हें हटाया नहीं है, कंटिन्यूएशन में है, तो वो चलते रहेंगे, उनकी वैलिडिटी बनी रहेगी, वो वैलिड ही माने जाएंगे, ये कहा गया है। एंड दिस इज द रीजन कि वो लॉज अभी तक कंटिन्यूटी में है, दिस इज द रीजन अभी तक कंटिन्यूटी में है। इसी वजह से इंडियन पीनल कोड आज तक माना जाता है ये कि आज तक एग्जिस्टेंस में है। यहां समझ आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और समझने की कोशिश करते हैं इंडियन पीनल कोड को, इसकी पॉलिसी समझते हैं। इंडियन पीनल कोड में पॉलिसी, इंडियन पीनल कोड में क्या है, लायबिलिटी आपकी तय की गई है, लायबिलिटी तय की गई है। अभी तक आपने देखा क्राइम के क्या स्टेज हैं, क्राइम के स्टेजेस देखिए, सबसे पहले क्या, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कुछ मेंस्ट्रिया होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तब जाकर के क्राइम होता है, तब जाकर के आईपीसी का दायरा बढ़ने लगता है, अदरवाइज आईपीसी का दायरा नहीं बढ़ता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी बस यही 2 स्टेज तक को ही क्राइम मान लिया जाता है। एक्सेप्शन मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान देना, कभी कभी 2 ही स्टेज बस रखो तब भी क्राइम माना जाता है, कभी कभी 3 स्टेज रखो तब भी ये क्राइम बन जाता है। ये होने वाली बात नहीं है। जनरल रूल समझिए, जनरल रूल ये है कि क्राइम कमिट करने के लिए 4 स्टेज होना जरूरी है। एक्सेप्शन के केस में कि कभी कभी सिर्फ 2 ही स्टेज में क्राइम हो जाता है, और या फिर आप कह सकते हैं तीसरे स्टेज पे ही क्राइम मान लिया जाता है। वो एक्सेप्शन है कैसे, क्या होगा वो एक्सेप्शन, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें
पूरा आईपीसी में बताया गया है। जनरल रूल समझना, क्राइम के लिए 4 एलिमेंट होने जरूरी हैं, 4 स्टेप होना जरूरी है। क्राइम के लिए 4 स्टेप होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में सिर्फ 2 स्टेप में ही क्राइम हो जाता है। इंडियन पिनल कोड में लिखा गया है कॉन्स्पिरेसी 120A रेफर करना, जब पढ़ाऊंगा डिटेल में उस टाइम बताएंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा है आपका क्राइम। दूसरा है कि तीसरे स्टेज पे भी क्राइम कभी कभी मान लिया जाता है। जब पूरी क्लासेस आपकी चलेंगी यू विल गॉट टू नो, अभी तो ये स्टार्टिंग है बस, ठीक है। तो क्राइम कमिट करने के लिए ये चीजें होनी जरूरी है। जनरल रूल में 4 स्टेज होते हैं, लेकिन कभी कभी 2 ही स्टेज में या तीसरे स्टेज में ही क्राइम कमिट हो जाता है। विल सी दैट, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नाउ आई विल स्टॉप माई सेशन हेयर, एंड जो भी डाउट होगा, जो भी चीजें होंगी, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।